मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्ग प्रोटोजोआ पढ़ा था और जो प्रोटोजोअन्स थे इनको हमने 4 क्लास में बांटा था: अमीबॉयड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआ। तो उसमें जो अमीबॉयड क्लास था उसमें एक जंतु अमीबा था जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अमीबा प्रोटियस के बारे में। चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटिस्टा संघ है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ जीवधारी जो भी है वो पाया जाएगा और ये अमीबा प्रोटियस है और इसको ये एक कोशिकीय प्राणी है तो ये नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम इसका चित्र देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये अमीबा प्रोटियस जो है इसका आकार क्या है। तो पहली बात तो इसका आकार अनियमित होता है, ये प्रतिपल अपनी आकृति को बदलता रहता है। जो दिखाई पड़ता है उसकी बात करते हैं तो इसमें एक कोश जो इसकी झिल्ली है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा और इस झिल्ली पे छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर निकले हुए हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ जो है वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है हम जानते हैं कि जब यूकैरियोटिक कोशा है तो इसमें एक केंद्रक जरूर होगा और वो केंद्रक जो है वो सुसंगठित होगा। ये केंद्रक जिसको हमने न्यूक्लियस कहा है ये न्यूक्लियोपोर है, इसके अंदर केंद्रिका है। दूसरी चीज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसमें गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसमें लाइसोसोम है और जो नई चीजें हैं वो क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका है, फूड वैक्यूल, खाद्य धानी है और वाटर वैक्यूल, जल की रिक्तिकाएं हैं। ये 3 नई चीजें हैं, इनके बारे में हम आगे आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, अमीबा की खोज रसेल वान रोसेनहाफ ने की। और इसको लघु प्रोटियस नाम दिया। ये दोनों पॉइंट अमीबा की खोज रसेल वान रोसेनहाफ ने किया और उसको नाम क्या दिया, लघु प्रोटियस, लिटिल प्रोटियस, क्योंकि अंग्रेजों के एक समुद्री देवता है प्रोटियस जो अपनी प्रतिपल आकृति बदलते रहते हैं और ठीक वैसे ही अमीबा प्रोटियस जो है इसकी भी आकृति लगातार बदलती रहती है। तो वो समुद्री देवता प्रोटियस के नाम के आधार पर इसका नाम जो है रसेल वान रोसेनहाफ ने लघु प्रोटियस दिया। अगला पॉइंट है, जीवित अमीबा चमकदार और प्रतिपल अपनी आकृति बदलता रहता है, या इसे कह सकते हैं कि इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है।
ये किसी भी क्षण अपने आकार को बदलता रहता है और उसका कारण क्या है कि इसमें कंकाल नहीं पाया जाता। जब कंकाल नहीं है तो कोई निश्चित ढांचा नहीं है। अगली चीज है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगला पॉइंट है कि यह एक स्वतंत्र जीवी प्राणी है। अगला पॉइंट है, इसमें कूटपाद फॉल्स फीट बनते हैं, झूठे पैर बनते हैं। ये समय समय पर बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। और ये जो कूटपाद बनते और बिगड़ते हैं, इसका कहा जाता है कि इनके एक्टोप्लाज्म, जिसको कहते हैं बाह्य जीवद्रव्य, और इंडोप्लाज्म में आपस में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात क्या है कि साल जल प्रावस्था, साल जल अवस्था, अर्धठोस और तरल, अर्धठोस और तरल दोनों अवस्थाएं आपस में एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में बदलती रहती हैं। और यही कारण है कि इसमें कूटपाद बनता है। भूखमरी या उपवास के समय कूटपाद नहीं बनते। और यह कूटपाद को ही हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, अमीबा में प्रचलन कूटपादों स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, अमीबा किसी ठोस वस्तु से प्लाज्मा लेमा द्वारा चिपका रहता है। अगला पॉइंट है, अमीबा को सुई, जिसको निडिल कहते हैं, से छूने पर यह दूर हो जाता है, प्रतिक्रिया देता है, भाग जाता है। एक पॉइंट और है, अमीबा तेज प्रकाश में, यदि प्रकाश 30 अंश सेंटीग्रेड से ऊपर हो, नकारात्मक
तथा मध्यम प्रकाश में सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इसके साथ ही यह विद्युत से भी प्रतिक्रिया देता है, तापमान से भी प्रतिक्रिया देता है, प्रकाश से हमने पढ़ा ही है। अमीबा ठोस पदार्थों से दूर भागता है, अवॉइड करता है ठोस पदार्थों को। इसके बाद पोषण की बात आती है। पोषण, जिसे न्यूट्रिशन हम कहते हैं। तो अमीबा जो है पूर्ण भोजी है, जिसको आप कहते हो होलोजोइक। अमीबा जंतु सम भोजन करता है, जंतुओं के जैसे ही ये अपना भोजन बाहर से प्राप्त करता है। तो अमीबा पूर्ण भोजी या जंतु समभोजी है। एवं सर्वाहारी है। ये डायटम्स को, बैक्टीरिया को या शैवाल को खाने बड़े चाव से खाता है। शैवाल, जीवाणु और डायटम्स को चाव से खाता है। अगला पॉइंट है, अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण विधि, जिसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस, अंतर्ग्रहण विधि द्वारा करता है। और जो ये इंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण विधि है, ये दो प्रकार की होती है। पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। ये जो पिनोसाइटोसिस है, ये तरल पदार्थों का सेवन है। तरल पदार्थ जो है, ये जब ग्रहण किए जाते हैं तो वो प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। और जब ठोस भोजन हो, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण हो, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण विधि द्वारा करता है, कोई मुंह नहीं है, प्लाज्मा लेमा से ही डायरेक्ट वो करता है। दो प्रक्रियाएं हैं, एक पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण और एक फैगोसाइटोसिस भक्षण करना, जिसको कहते हैं ठोस पदार्थों का। अगला पॉइंट है, अमीबा अपना भोजन इंपोर्ट, अंतर्वलन परिप्रवाह और परिवर्धन विधि द्वारा ग्रहण करता है। ये क्या है? इंपोर्ट विधि क्या है, अंतर्वलन विधि क्या है, परिप्रवाह क्या है, परिवर्धन क्या है, इसको देखेंगे।
कि भोजन ग्रहण करने की निश्चेष्ट विधि, जिसको पैसिव कहते हो, इंपोर्ट कहलाती है। इसमें अमीबा कोई भी अपना कार्य नहीं करता है। ये ऐसी विधि है जैसे कोई भी वस्तु दलदल में आके धंस जाए, तो इसमें जो भी भोजन के कण हैं ये अमीबा में स्वयं आ जाते हैं। इसके लिए अमीबा कोई भी कार्य नहीं करता, इसलिए इसको निश्चेष्ट विधि या पैसिव कहते हैं। दूसरी चीज आती है जिसको हमने कहा अंतर्वलन। अंतर्वलन का मतलब क्या है कि जो उसका प्लाज्मा लेमा है वो धंस करके एक नली का रूप बना ले और शिकार या कोई भी भोज्य कण उसमें पहुंच जाए, तो प्लाज्मा लेमा द्वारा धंसकर नली बना लेता है। इस प्रकार अगर कर रहा है तो ये विधि अंतर्वलन कहलाती है। इसके बाद आता है, अगर ये भोजन ग्रहण कर लेंगे, ये परिप्रवाह बहते हुए आ जाए या अमीबा क्या करे, अमीबा अपने प्लाज्मा लेमा को सिकोड़ करके एक कप बना ले, कप जैसी संरचना बन जाए और इसमें फूड मटेरियल आ जाए, बाद में ये जुड़ जाए। ये कंडीशन क्या कहलाती है, परिप्रवाह। और परिवर्धन का मतलब हुआ कि अमीबा के किसी कूटपाद के पास कोई भी भोज्य कण आ जाए, वो इसी में फंस के रह जाए, और जब फंस के रह जाए तो उसको कहते हैं परिवर्धन विधि। और ये अमीबा के भोजन अंतर ग्रहण की 4 विधियां थी। इसके बाद जब अमीबा भोजन ग्रहण कर लेगा तो अमीबा जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन प्रदर्शित करता है। अमीबा अंतःकोशिकीय पाचन प्रदर्शित करता है। मतलब इसका जो पाचन है वो कोशिका के अंदर होता है, और जब भोजन का कोई भी कण आ जाता है तो खाद्य धानी का निर्माण होता है। ये क्या है कि कोई भी भोज्य पदार्थ का कण है वो एक झिल्ली में बंध जाएगा और इसको हम खाद्यदानी या फूड वैक्यूल कहेंगे, और ये भोजन इसी खाद्यधानी के अंदर ही पच जाएगा। और ये खाद्यधानी से क्या होगा, लाइसोसोम मिल जाएंगे, और लाइसोसोम में पाचक एंजाइम है, और उस पाचक एंजाइम की सहायता से खाद्यधानी के अंदर का जो भोज्य पदार्थ है इसका पाचन किया जाएगा, और वो पाचन करने के बाद जो भी मटेरियल है वो विसरण के द्वारा अमीबा के अंदर आ जाएगा, और अपच जो बिना पचा हुआ भोजन है वो खाद्यधानी में ही रुका रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि खाद्यधानी पाचन के लिए पहले अम्लीय एसिडिक तथा बाद में क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है
कि अमीबा में पहले पाचन अम्लीय माध्यम में होता है और उसके बाद क्षारीय माध्यम में होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अमीबा पाचक एंजाइम हाइड्रोलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है और इन्हीं के माध्यम से वो भोजन पचाता है। एक पॉइंट और है कि अमीबा के पश्च भाग में खाद्य धानी नहीं पाई जाती। जो इसका एक विशेष लक्षण है कि अमीबा के पश्च भाग में कभी भी खाद्य धानी नहीं पाई जाती और जब पच जाएगा, हमने आपको कहा कि वो स्वांगीकरण हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, उसके बाद जो बचा होगा भोजन का अपाच्य भाग, जो पचा नहीं, ऐसा भाग का बहिक्षेपण अकस्मात प्लाज्मा लेमा फटकर बाहर करती है और जैसे ही ये खाद्य धानी जो अपचा हुआ भोजन था उसको बाहर करेगी, वैसे ही प्लाज्मा लेमा दोबारा जुड़ जाएगी और ये बहिक्षेपण भोजन की बात कर लिया कि अगर अपच वाला भोजन है वो बाहर जा रहा है तो उसको बहिक्षेपण कहते हैं, जबकि जब नाइट्रोजनी पदार्थ प्लाज्मा लेमा से बाहर जाता है तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट है, अमीबा के पश्च भाग में संकुचनशील रिक्तिका होती है। संकुचनशील रिक्तिका, जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ये अमीबा के पश्च भाग में होती है और इसका कार्य क्या है? संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियंत्रण, ऑस्मोटिक रेगुलेशन कहते हैं, परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। ये जब अमीबा के अंदर पानी ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये बड़ी हो जाती है और पश्च भाग में जाकर के ये फट जाती है और पानी बाहर हो जाता है और अमीबा फटने से बच जाता है। ये अनावश्यक जल को बाहर करती है। खूब पूछा जाता है कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? परासरण नियंत्रण। अधिक पानी को, जब पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो ये संकुचनशील रिक्तिका
कोशिका को पानी प्रदान करती है और जब ज्यादा हो जाए तो उसको बाहर फेंकती है और इस प्रकार ये परासरण का नियंत्रण करती है। आप ध्यान से देखिए, 2-3 कंडीशन पूछा जाता है कि क्या होगा जब अमीबा को आसुत जल में, आसुत जल जिसको हम कहते हैं डिस्टिल वाटर, आसुत जल में रखने पर संकुचनशील रिक्तिका तीव्र कार्य करती है। अगर हम कहीं डिस्टिल वाटर में अमीबा को रख दें, आसुत जल में रख दें, हम जानते हैं आसुत जल बड़ा हल्का जल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लवण नहीं होता, तो उसमें अमीबा में रिक्तिका तीव्र गति से कार्य करती है, ज्यादा संख्या में रिक्तिकाएं बनेंगी। चूंकि जो आसुत जल है ये लगातार अमीबा में प्रवेश करता रहेगा, यदि उसको संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा नहीं हटाया गया तो अमीबा फट जाएगा, अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। अगला पॉइंट है, यदि स्वच्छ जलीय अमीबा को समुद्री जल में रखा जाए, जिसको हम लवणीय जल भी कहते हैं, साल्ट वाला जिसमें नमक हो, यदि स्वच्छ जलीय अमीबा को समुद्री जल में रखा जाए तो संकुचनशील रिक्तिका गायब हो जाती है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि यदि स्वच्छ जल के अमीबा को समुद्री जल में रखा जाए तो इसकी संकुचनशील रिक्तिका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पर क्या असर होगा, वो गायब हो जाएगी। अगला पॉइंट है, अमीबा में नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया है, जिसका उत्सर्जन घुलित अवस्था में प्लाज्मा लेमा द्वारा होता है। अमोनिया जल में घुल करके और रिक्तिका से बाहर हो जाती है। एक पॉइंट और है, अमीबा में तारक काय नहीं होता, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम तारक काय नहीं होता। ये शब्द आप लोगों ने खूब पढ़ा है, तारक काय का भी एक वीडियो है कि तारक काय क्या है। और आप जानते हैं कि जो ये अमीबा है इसके कोशिका द्रव्य में हमने बताया था कि कुंचनशील रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, जल रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक पाए जाते हैं, चूंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है। अगला पॉइंट देखेंगे, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अमीबा। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है और ये जो
अलैंगिक जनन है उसमें सामान्यतः अमीबा द्विविभाजन जिसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा जनन करता है या जनन होता है। अगला पॉइंट है प्रतिकूल परिस्थिति में जिसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा सिकुड़कर छोटा हो जाता है। जब सिकुड़कर अपने चारों ओर एक सुदृढ़ त्रिस्तरीय 3 स्तरों का कवच जिसको कहते हो खोल, त्रिस्तरीय खोल बना लेता है जिसे सिस्ट या परिकोष्ठन कहते हैं। और ये जब अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय खोल बनाएगा, कवच बनाएगा, उसी प्रक्रिया को परिकोष्ठन कहते हैं। और इसमें होगा क्या कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो केंद्रक है, वो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा। और किस रूप में? ये कहते हैं कि वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे अमीबी बना लेगा। केंद्रक विभाजित होकर कई अमीब्यूल्स जिसको हम स्पोर भी कह सकते हैं, बीजाणु बना लेता है। और ये जब बीजाणु बना लेता है तो इस जनन को बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जब परिकोष्ठन के बाद अनुकूल परिस्थिति हो, तो अनुकूल परिस्थिति में एक अमीबा समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सी अमीबी बनाते हैं। और इनका क्या होता है? सिस्ट टूट जाता है, कोष्ठ फट जाता है, अमीबी बाहर निकलकर अमीबा में बदल जाती है। और एक अन्य है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन एक प्रक्रिया और है
जिसको कहते हैं रीजनरेशन। इसको जान लेते हैं कि यदि किसी अमीबा को कई खंडों में काट दिया जाए, ये अमीबा है, इसका केंद्रक भी है, चाहे जितने खंड में काट दिया जाए, यदि उस खंड में केंद्रक का भी टुकड़ा है तो वो एक नया अमीबा बन जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो 4 प्रकार से हमने अभी अलैंगिक जनन पढ़ा। पहला क्या था? द्विविभाजन, दूसरा क्या था? परिकोष्ठन, तीसरा था बीजाणु जनन, और चौथा था पुनरुद्भवन। तो ये जो बीजाणु का छिद्राव है, ये इसकी चिरकालिता, बहुत समय तक जीवित रहने की क्षमता को दर्शाता है। अमीबा एक अमर प्राणी है। अगला पॉइंट है, अमीबा एक अमर प्राणी है क्योंकि ये पूरे विश्व में बीजाणु के कारण पाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको लिख लेते हैं। कूटपाद प्रचलन के साथ साथ भोजन अंतर्ग्रहण और शिकार में उपयोगी है। ये कूटपाद जो बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, ये अभी हमने बताया कि कूटपाद साल जल अवस्था या साल जल सिद्धांत के अनुसार बनते हैं। और अभी हमने कहा था इसी वीडियो में कि साल जल सिद्धांत का मतलब क्या है कि इनका एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म आपस में बदलता रहता है। ये एक पॉइंट और देख लें, साल जल सिद्धांत हाइमन और सार्डिन ने दिया। हाइमन वैज्ञानिक का नाम है और सार्डिन ने दिया। और इसका जो समर्थन था, मास्ट वैज्ञानिक है और पेंटिन ने समर्थन दिया साल जल थ्योरी का। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम ये पॉइंट दे रहे हैं कि साल जल सिद्धांत किसने दिया? हाइमन या सार्डिन ने दिया, और मास्ट और पेंटिन ने उसका समर्थन दिया। ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। आणविक वलन और खुलन, जिसको कहते हैं फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये मत जो है गोल्डहैगर ने दिया था। एक अगला है पद भ्रमण सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग मूवमेंट। इसको डोलिंजर ने दिया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग किसने दिया, साल जल थ्योरी किसने दिया, पद भ्रमण सिद्धांत किसने दिया,
एक सरफेस टेंशन थ्योरी है, धरातल तनाव सिद्धांत, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन थ्योरी, बर्थोल्ड ने दिया। और एक है संकुचन मत, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, हीजमैन ने दिया। और एक और है लुढ़काव मत, ये लुढ़काव रोलिंग मूवमेंट वीरूकोसा ने दिया। वैज्ञानिकों के नाम हैं, खूब पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।